नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गोदावरी के ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी पॉलिटी वाले खंड पे जो यूपीएसआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उस पर चर्चा की थी। और आज के वीडियो में प्रस्तावना से जुड़े संभावित प्रश्नों की चर्चा होगी कि आपके आने वाले एग्जाम में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के खंड से किन किन प्रश्नों की आने की संभावना है और उन प्रश्नों के सही विकल्प को हम कैसे चुनें, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। प्रश्नों की शुरुआत जो है हम अब करते हैं और देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रश्न संख्या 1, चूंकि बोर्ड पे ये प्रश्न संख्या लिखा हुआ है और इसको हम पढ़ के देखते हैं कि इसका सही आंसर हम कैसे निकालेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने सब प्रस्तावना के उन सभी बिंदुओं पे चर्चा की थी जिससे सवाल आ सकते हैं, उसके हर शब्दों पे हमने गौर किया था। तो आज जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। देखिए, इसका ऑप्शन ए जो कहता है कि गणराज्य, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा ऑप्शन कहता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य। तीसरा ऑप्शन कहता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणराज्य। अब हम इसमें कैसे आपने ऑप्शन को चुने, इसको चुनने के लिए हमें प्रस्तावना की जो शुरू की लाइनें हैं वो याद रहनी चाहिए। अगर याद नहीं भी कर पाते हैं तो उसका सही क्रम हमें मालूम होना चाहिए। जैसे हम अगर उसको शुरू की लाइनें पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। अब इसको देखते हैं कि ये लाइन क्रम से सही क्रम में कहाँ फिट बैठती है, किस ऑप्शन पे फिट बैठता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इस ऊपर वाले ऑप्शन अ में हम देखेंगे तो ये क्रम सही नहीं बैठता है क्योंकि इसमें लोकतांत्रिक पहले आ गया। दूसरे वाले ऑप्शन में हम देखेंगे तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष की बजाय लोकतांत्रिक शब्द आ गया, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। और तीसरे ऑप्शन में हम देखेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष से पहले लोकतांत्रिक आ गया, इसलिए ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। अब इस प्रश्न को, इस तरह के प्रश्न आएंगे अगर प्रस्तावना से जुड़े हुए कि प्रस्तावना में शब्दों का सही क्रम क्या होगा, तो उसके लिए हमें प्रस्तावना हूबहू याद होना चाहिए। अगर हम याद न कर पाए तो कम से कम शब्दों के क्रम पे जरूर गौर करें, तभी हम उसको सही कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित किए गए। आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया था। 1976 में वो जो संशोधन हुआ था उसमें केवल 3 शब्द डाले गए थे। अब इस पे भी देखना है, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ये हमें याद रहने चाहिए कि ये 3 ही शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में डाले गए थे। अब उसमें हम ऑप्शन पे गौर करते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। अगर हम देखते हैं ख यानी धर्मनिरपेक्ष, ग यानी समाजवादी और घ यानी अखंडता, ये तीनों शब्द हमारे पहले ऑप्शन में आ जाते हैं। उसके पश्चात हमें तीनों ऑप्शन पे गौर नहीं करना है। संघीय शब्द जो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहीं उल्लिखित ही नहीं है, इसलिए इस संशोधन द्वारा इसको डालने का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए हमारे ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। अब हम आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, प्रस्तावना में वर्णित गणराज्य का अर्थ क्या है। गणराज्य शब्द की चर्चा हमने अपने पिछले वीडियो में की थी कि गणराज्य का अर्थ सीधा सीधा हमें ये समझना है
कि हमारा प्रधान जो है भारतीय संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका का जो प्रधान है, प्रमुख है, वो राष्ट्रपति है। उसको जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसका मतलब है कि वो वंशानुगत शासक नहीं है। जैसे ब्रिटेन की व्यवस्था में जो वहाँ कार्यपालिका का प्रमुख है वो राजा होता है और वो वंशानुगत होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो राजा बना रहता है, भले ही उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो। तो कहीं भी गणराज्य शब्द आए तो गणराज्य शब्द का सीधा सा अर्थ होता है कि संबंधित शासन व्यवस्था का प्रमुख निर्वाचित होता है। अब हम इस पे गौर करेंगे। जब इस पे हम गौर करेंगे तो पाएंगे कि ये जो ऑप्शन है आपका, भारत में वंशानुगत शासन नहीं, ये तीसरा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। अंतिम सत्ता जनता के पास है, इसको गणराज्य से कोई लेना देना है नहीं। भारत में अध्यक्षीय शासन है। अध्यक्षीय शासन भारत में ना होके अमेरिका में माना जाता है, क्योंकि वहाँ का राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख है, न कि नाम मात्र का। भारत का जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख है। भारत में शासन के समस्त शक्तियाँ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है। इसलिए न ये ऑप्शन सही हुआ, न दूसरा ऑप्शन सही होगा। ये आपका ऑप्शन जो होगा, ये अंतिम सत्ता जनता के हाथ में नहीं है। दूसरा ऑप्शन भारत में अध्यक्षीय शासन नहीं है। और तीसरा ऑप्शन भारत राज्यों का संघ है। इससे इसको कोई मतलब नहीं है। सीधा ये जो है ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। जब ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राज्यों का संघ, ये ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि अंतिम ऑप्शन जो है आपका वंशानुगत शासन नहीं है, ये होगा आपका अंतिम आंसर जो है। अब इस पे हम गौर करते हैं कि कौन सा आंसर होगा। ये वाला जो आंसर होगा वो आपका। अब आगे चलते हैं। जो प्रश्न संख्या 4 है इस पे हम गौर करते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं कि इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा, इसका हम कैसे निकालेंगे। प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत लिखा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका का लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। इसमें ऑप्शन है, पहला प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, दूसरा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीसरा है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और चौथा है राष्ट्र की गरिमा। अब हम प्रस्तावना के शब्दों पर गौर करेंगे कि प्रस्तावना में किन किन शब्दों का उल्लेख है और उनका सही क्रम क्या है। जब हम पढ़ेंगे तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वर्णन है, दूसरा है विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता का भी वर्णन है, चौथा है राष्ट्र की गरिमा। राष्ट्र की गरिमा के बजाय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा का उल्लेख है। तो हम सही उत्तर पर गौर करेंगे क्या होगा। और देखिए लिखा है ऑप्शन 1 और 2 प्रतिष्ठा और अवसर की समता, दूसरा ऑप्शन इसमें है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये दोनों ऑप्शन जो है वो नहीं होंगे, इसलिए कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें छूट गया है, वो भी प्रस्तावना में सम्मिलित है। अब दूसरे ऑप्शन पे गौर करते हैं। दूसरे ऑप्शन में 1, 2, 3 ये तीनों इसमें सम्मिलित हैं। आंसर पे देखते हैं तो इसमें किन किन ऑप्शनों को रखा गया है। 2 यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीसरा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और चौथा राष्ट्र की गरिमा। राष्ट्र की गरिमा के बजाय संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा का उल्लेख है। ये भी ऑप्शन आपका नहीं सही होगा।
और अंत में भी जो ऑप्शन है द, 1 और 4 इसमें दर्शाया गया है, यानी चौथा भी राष्ट्र की गरिमा इसमें सम्मिलित नहीं है। यानी हमारा सही आंसर होगा भारतीय संविधान की उद्देशिका का लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी इसमें वो ऑप्शन सही होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में जन संप्रभुता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है किन शब्दों से आरंभ होती है। यह प्रस्तावना अमेरिकी संविधान में भी इन शब्दों से आरंभ होती है। तो अगर हम इस पर गौर करें तो हमें जो ऑप्शन दिखेगा कि हम भारत के लोक से, जनता के शासन से, लोकतांत्रिक भारत से, जनता की सहमति से। अब सीधा सीधा इसका आंसर निकालने का तरीका ये है कि जैसे ही हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो उसमें सीधा सीधा लिखा है कि हम भारत के लोग, और विकल्पों पर जब हम गौर करेंगे तो ये पाएंगे कि हमारा जो पहला विकल्प है हम भारत के लोग, वही सही होगा। यानी हम भारत के लोग सही होगा। ब, स और द इसमें गलत होगा क्योंकि जनता के शासन का वर्णन इसमें है ही नहीं, मतलब सीधे अर्थों में उल्लिखित नहीं है। लोकतांत्रिक भारत का भी सीधे अर्थों में उल्लिखित नहीं है, जनता की सहमति का भी सीधे अर्थों में उल्लिखित नहीं है, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है कि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। अब हम जो है अगले प्रश्न पे चलेंगे। जब अगले प्रश्न पे चलेंगे तो देखेंगे कि प्रश्न का आंसर, प्रश्न क्या है और उसका आंसर क्या आएगा। छठा प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। अब हम संविधान की प्रस्तावना के स्वतंत्रता वाले खंड में वर्णित शब्दों का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि उसमें साफ साफ लिखा है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यानी इन स्वतंत्रताएं लगभग जो है 5 प्रकार की हैं। ये स्वतंत्रताएं लगभग 5 प्रकार की हैं और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की गणना में हम पाएंगे कि उसमें लिखा है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यानी ऑप्शन ए 2, इसमें केवल विचार अभिव्यक्ति आ सकता है। 3, उसमें भी दो ऑप्शन छूट जाएंगे। 4, यानी एक बचा ही रह जाएगा। तो 5 ऑप्शन, उसको उंगलियों पे हम गिनेंगे तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। ये विभिन्न एग्जामों में प्रश्न आ चुके हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख है। अगर हम प्रस्तावना के शब्दों पे गौर करें, उनके क्रम पे ध्यान दें तो हमें 3 प्रकार के न्याय मिलते हैं, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। अब ऑप्शन में हम गौर करेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। 2, 3, 4, 5 हम गिनेंगे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, मतलब न्याय के 3 प्रकारों का वर्णन है। यानी अ, स और द, ये उत्तर नहीं होंगे। अब अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए उपयुक्त कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। अब हम कथन पे गौर करेंगे। पहला कथन, यह संविधान का अंग नहीं है। आप पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि प्रस्तावना की चर्चा करते समय हमने सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण डिसीजन की चर्चा की। इन री बेरुवारी मामला जो 1960 में आया था, उस केस की पृष्ठभूमि ये थी कि भारत का कुछ भूभाग पाकिस्तान को हस्तांतरित किया जा रहा था। उस जगह का नाम था बेरुवारी, क्योंकि बंटवारे के समय बहुत सी चीज़ों का दोनों देशों के बीच लेन देन हुआ। तो उस संदर्भ में ये सवाल उठा कि क्या
साधारण विधायी प्रक्रिया से भारत के किसी भूभाग को दूसरे देश को दिया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा था कि नहीं, साधारण विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत केवल नए राज्यों का निर्माण हो सकता है, राज्यों के सीमा क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है, नाम बदला जा सकता है, लेकिन भारत के किसी भूभाग को दूसरे देश को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। उसके लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाना होगा। उसके अंतर्गत उन्होंने चर्चा करते हुए कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन ही सीधे गलत हो गया। इसका संशोधन किया जा सकता है, यह संविधान का अंग नहीं है। इन बेरुबेरी मामले में इन्होंने कहा था संविधान का अंग नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जब दूसरा डिसीजन आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण अंग है। तो हमेशा इस पर गौर करें कि जब सुप्रीम कोर्ट को ही संविधान की व्याख्या का अधिकार है और जब वो संविधान की व्याख्या करता है और व्याख्या के अंतर्गत अपने पूर्व के निर्णयों को परिवर्तित करता है, तो पुराने निर्णय उस बिंदु पर बेमानी हो जाते हैं और नए निर्णय ही तब तक मान्य होते हैं जब तक उस निर्णय पे आने वाली भविष्य की कोई खंडपीठ पुनर्विचार करके बदलाव न कर दे। तो केशवानंद भारतीवाद में उन्होंने कहा था कि यह संविधान का महत्वपूर्ण अंग है, इस संदर्भ में ये गलत हो जा रहा है। अब दूसरा, इसका संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारतीवाद में भी एक प्रश्न उठा था कि क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारतीवाद में ही उन्होंने दिया था और मूल ढांचे को उन्होंने समय समय पर भविष्य में आने वाली विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर परिभाषित करने का निर्णय लिया था। इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचा का जो लिस्ट है वो पूर्ण नहीं है। भविष्य में आने वाली विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर संविधान के कौन कौन से बिंदु, कौन कौन से भाग, कौन कौन से विषय मूल ढांचे के अंतर्गत आएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास सुरक्षित रख लिया। तो उन्होंने इसको स्वीकार किया, इसका संशोधन किया जा सकता है, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही है। तीसरा क्या है कि संविधान के प्रावधानों को रद्द कर सकता है। केशवानंद भारतीवाद में उन्होंने इसको स्वीकार किया था कि संविधान के किसी भी विषय की व्याख्या में प्रस्तावना सहायक हो सकता है, लेकिन प्रस्तावना के आधार पर संविधान के किसी भाग को बदला नहीं जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता। तो संविधान के प्रावधानों को रद्द कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया, यानी ये ऑप्शन भी गलत है। चौथा क्या है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। इसका मतलब सीधा सा है कि इसके आधार पे हम कोई मुकदमा नहीं चला सकते या इसके आधार पे हम संविधान के किसी प्रावधानों को चैलेंज नहीं कर सकते, यानी ये ऑप्शन सही है। अब हम चारों ऑप्शन पे गौर करेंगे। अ है 1, 2, 3, ब है 2, 3, 4, ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। तीसरा है 2 और 4, इसमें हम देखेंगे कि 2 और 4 आपका सही है, इसलिए 2 ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन 1976 के पूर्व भारतीय संविधान की प्रस्तावना की सही वस्तुस्थिति क्या थी। अब इस तरह के प्रश्न पे कई सवाल आते हैं। केवल तिथि परिवर्तन कर देने से ही इस प्रश्न की प्रकृति में भी बदलाव हो जाता है। कभी कभी ये सवाल भी पूछा गया है कि 1950 में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में वर्णित प्रस्तावना की
वस्तु स्थिति क्या थी। केवल डेट परिवर्तित होने से इस प्रश्न की प्रकृति बदल जाती है और इस पे कई सवाल बन जाते हैं। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन 1976 में हुआ था। उस संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। तो प्रश्न पूछा है कि 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के पूर्व, यानी ये 3 शब्द हटा के हमें विकल्पों पर गौर करना होगा। और ये 3 शब्द हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। अब इसमें देखेंगे कि कौन कौन शब्द जो हैं इसमें वर्णित हैं। ए ऑप्शन है, इसमें गौर करेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। दूसरा ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, यानी समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा डाले गए थे। और प्रश्न पूछा है कि इससे पूर्व ये शब्द नहीं थे, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। जब ये ऑप्शन नहीं होगा तो आपका जो है, अब दूसरे ऑप्शन पे हम गौर करेंगे। ये ऑप्शन आपका, ये ऑप्शन होगा आपका, बल्कि ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष, यानी पंथ निरपेक्षता शब्द भी 42वें संशोधन द्वारा डाला गया, यानी ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और तीसरा है ये भी समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो संशोधन द्वारा डाला गया, यानी केवल जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 से पूर्व संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द सम्मिलित है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। अब जानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता शब्द को सीधे साधे अर्थों में अगर हम एक लाइन में परिभाषित करें तो भारतीय संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्ष शब्द सीधा कहता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उसका अपना धर्म नहीं होगा। धर्म मूलतः व्यक्तिगत प्रश्न है। इसलिए इसमें देखेंगे कि पहला ऑप्शन है भारत एक बहुधार्मिक देश है, ये तो है, लेकिन इस प्रश्न के संदर्भ में ये उत्तर का सही प्रकटीकरण नहीं है। दूसरा है सभी लोगों को धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता है, ये भी सही है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव ये नहीं प्रकट करता है। तीसरा है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता की आजकल बहुत सी परिभाषाएं दी जाती हैं, लेकिन संविधान की दृष्टि से आपको एक ही परिभाषा पर गौर करना है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। और अंतिम विकल्प है राज्य धर्म के आधार पर सुविधाएं देता है। धर्म के आधार पर कोई वो भेदभाव नहीं करता है, वो लौकिक सुविधाएं प्रदान करता है जहां धार्मिक जमावड़े की बहुत सी संभावना रहती हैं, लेकिन वो अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के संदर्भ में सुविधाएं प्रदान करता है। तो प्रश्न की प्रकृति के अनुरूप ये भी विकल्प सही नहीं होगा। अब अगला प्रश्न है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। आप जानते हैं कि इंद्री बेरुवारी में उन्होंने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में उन्होंने इसको सही माना कि उद्देशिका संविधान का भाग है। बाकी सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य और गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ये मुकदमे मूल अधिकारों के अध्यायों से संबंधित है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब जो अंतिम प्रश्न है, इसके बाद वाला प्रश्न है, हम उसको देखेंगे। इसके बाद वाले प्रश्न पे गौर करना है। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। तो आप जानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का वर्णन स्पष्ट तौर पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है, इसमें कोई शक शुबहा नहीं है। भले भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधान ये इशारा करते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष शब्द का एकमात्र उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है, न मौलिक अधिकार में है, न मूल कर्तव्य में है, न नीति निर्देशक तत्व में है। इसका जो उल्लेख है वो केवल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम जाएंगे तो इसका मूल उल्लेख मिलेगा, और इसके संदर्भ में आप जब देखेंगे कि
कहाँ वर्णित है, तो लिखा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यानी ऑप्शन में आपको केवल संविधान की प्रस्तावना है और कुछ नहीं है। ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, यानी ये ऑप्शन होगा। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किस तिथि को स्वीकृत किया गया? तो स्वीकृति के लिए आप जब प्रस्तावना की अंतिम पैरा पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि 26 जनवरी 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। उसके 26 जनवरी 1949 के आगे ब्रैकेट में हिंदी संबोध की तिथि भी लिखी है, उसको भी हमें से याद रखना है। यानी 26 जनवरी 1950 ऑप्शन में नहीं होगा, 26 जनवरी 1949 ऑप्शन है, 26 जनवरी 1950 भी नहीं होगा और 22 जनवरी 1947 भी नहीं होगा। अगला है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? स्वीकृति की तिथि 26 जनवरी 1950 की है, लेकिन जो उसको लागू किया गया वो 26 जनवरी 1950 है। स्वीकृति की तिथि 26 नवंबर 1949 है। तो इसमें हम गौर करेंगे कौन कौन से ऑप्शन है, यानी 26 नवंबर 1950 ये ऑप्शन भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, ये स्वीकृति की तिथि है, न हो कि लागू होने की। और तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, ये ऑप्शन सही होगा। और अंतिम ऑप्शन है 22 जनवरी 1947, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। अब अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगले प्रश्न में आप गौर करें कि क्या लिखा हुआ है। इस प्रश्न में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की चर्चा है उसकी व्याख्या कहाँ की गई है। इसको देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के लक्ष्यों का उल्लेख है। सामाजिक आर्थिक न्याय जो है अक्सर नीति निषेध तत्व के विभिन्न उपबंधों में वर्णित है। राजनीतिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण उपबंध मूल अधिकार माना जाता है। उसके पश्चात मूल कर्तव्य के अध्याय में भी राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए उपबंधों का भी जिक्र किया गया है। तो प्रश्न के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की चर्चा है उसकी व्याख्या आपको कहाँ मिलेगी? तो तीनों में सम्मिलित रूप से मिलेगी, एक एक में नहीं मिलेगी ये, बल्कि तीनों भाग में इसकी व्याख्या है। और उसको हम देखेंगे कि तीन भाग कौन कौन से हैं। तो मूल अधिकार के अध्याय में नहीं है केवल, राज्य के नीति तत्व में भी केवल नहीं है, मूल कर्तव्य में भी केवल नहीं है, यानी तीनों ऑप्शन में है कि मूल अधिकार, राज्य के नीति तत्व तथा मूल कर्तव्य सम्मिलित रूप से। अब अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने संविधान की प्रस्तावना को स्वतंत्र गणराज्य की जन्म कुंडली कहा था? हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में रखा था और डॉक्टर के मुंशी ने उसको स्वतंत्र गणराज्य की जन्म कुंडली भी कहा था। अब इन प्रश्नों को देख के बाद आपका उत्तर जो है सीधा सीधा आएगा कि एम मुंशी, वल्लभ भाई पटेल भी नहीं होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी नहीं होंगे। प्रस्तावना से जुड़े संभावित प्रश्नों की चर्चा आज हमने कर ली और इस तरह के संभावित प्रश्न और पॉलिटी से जुड़े हुए विभिन्न टॉपिकों की चर्चा हम अगले वीडियो में आपसे करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को लगातार सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक भी करिए और कमेंट के माध्यम से आपको ये वीडियो कैसा लगा उस पर भी हमें निरंतर बताते रहिए, जिससे हम और अच्छा करके आपको वीडियो प्रस्तुत कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद।